नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक वो सेगमेंट जो लगातार कहीं न कहीं जो इस समय यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़हन में, उनके दिमाग में दौड़ रहा होगा कि लास्ट मोमेंट की तैयारी को कैसे किया जाए और लास्ट मोमेंट की तैयारी कैसे किस तरह की इम्पोर्टेंट होती है। इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे कि जो अभी हाल ही में देखा जाए 14 मई को इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है और 14 मई को होने के साथ आप दिमाग में एक वर्ड लगा पा रहे होंगे कि हमारी जो तैयारी है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो यानी रिमेनिंग हम इसको 60 डे मान लेते हैं, क्योंकि होली वगैरह है तो ये टाइम निकल जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे 3 पैरामीटर्स पर कि सबसे पहला पैरामीटर्स आपके दिमाग में ये है कि अब वर्तमान में हमारे पास रिसोर्स क्या होने चाहिए। आज हम पहले डिबेट करेंगे रिसोर्स के ऊपर। और रिसोर्सेज भी कौन से वाले? मिनिमम रिसोर्सेज, क्योंकि जरूरी है यदि आप इतने रिसोर्स इकट्ठा कर लेंगे तो उसकी तैयारी कैसे कर पाएंगे, इस पे हम डिबेट करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिबेट करेंगे कि एक जो मेजर सेगमेंट जो कहीं ना कहीं हर किसी यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट को दुखी करता है, परेशान करता है, जिसको हम लोग करंट अफेयर कहते हैं, कि अब करंट अफेयर को कैसे रेडी करें और कहाँ से रेडी करें और किस प्रकार से रेडी करें। इन सब पे हम लोग 1 बाई 1 करके चर्चा करेंगे। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में कि क्या टेस्ट सीरीज लगानी जरूरी है और कैसे लगाएं, किस संस्थान के लगाएं और किस प्रकार से लगाएं। इस पे हम पूरी फुल्ली तरीके से कंपाइल डिबेट करेंगे। तीसरा पॉइंट ये बन जाता है, चौथा पॉइंट ये बन जाता है कि अब हमें यहाँ पे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना टाइम हमें पढ़ाई में देना चाहिए। ये भी बहुत सारे डाउट बच्चों के बन जाते हैं। तो यहाँ कितने घंटे पढ़ाई करें, तो यहाँ ये भी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कितना आवर्स ध्यान रखना, तैयारी करें, इस पे चर्चा करेंगे। तो 4 पैरामीटर्स पर हम लोग आज डिबेट करेंगे। आइए चर्चा कर लें। 2 तरह के विद्यार्थी होंगे देखिएगा। एक स्टूडेंट वो होंगे जिनका स्टैटिक पार्ट रेडी हो चुका होगा। तो जिनका स्टैटिक पार्ट रेडी हो चुका है वो उनके लिए भी स्ट्रेटेजी जबरदस्त होनी चाहिए। और जिनका स्टैटिक पार्ट रेडी नहीं हुआ है, अब वो क्या करें, ध्यान रखना, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो राम भरोसे हैं। लेकिन फिर भी राम भरोसे में थोड़ा बहुत तो प्रयास करना ही चाहिए, जिम्मेदारी बन जाती है। अब रही बात, कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, हमारा जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए, पहले समझो बड़े मस्ती के साथ। अगर टारगेट का मतलब है कि आप पहले लास्ट ईयर के कट ऑफ को अगर देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बन पा रहा होगा लगभग 115 के अराउंड जनरल की गई थी। तो यानी अगर ये कहें कि जनरल की कट ऑफ 115 है तो लगभग 87 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने के लिए आपकी कट ऑफ से पार हो जाएंगे। अब यहाँ पे कहा यह जा सकता है कि इस बार जो वैकेंसी है वो 173 वैकेंसी है, लेकिन ये बढ़ने की संभावना है और बढ़ेंगी भी। लेकिन फिर भी हम इसी को अगर मानक मान लें तो पहले के मुताबिक क्या है, वैकेंसी कम है। इसीलिए अगर हम यहाँ देखें तो कट ऑफ क्या है, 120-25 के आसपास तक जाने की संभावना। तो अगर आप यहाँ किसी भी कैटेगरी में है तो लगभग आपको यहाँ पे 100+ क्वेश्चन को टैकल करना पड़ेगा, जिससे कि 100+ क्वेश्चन सही करने की भूमिका में जब तक आप नहीं आएंगे तो कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाएंगे। ना एग्जाम देने के बाद यही लगेगा कि ये सही है, गलत है, कॉर्नर पे बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ या यहाँ बैठा हूँ। इसलिए जो हमारी तैयारी है वो लगभग 100+ क्वेश्चन की होनी चाहिए। अब इस तैयारी के साथ साथ सबसे बड़ी जरूरत हो जाती है कि हमें सबसे बड़ी अनिवार्य चीज जो पढ़नी है, जो अनिवार्य इसेंशियल है हमारे लिए, वो क्या, इसको रीड करना है। ये सबसे जिम्मेदारी बन जाती है। आपका स्टैटिक पार्ट रेडी हुआ या नहीं हुआ उस पर मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी चीज है कि अब लास्ट मोमेंट पे टाइमिंग बहुत कम बचा है, तो घटना चक्र के ध्यान रखना सभी जितने भी हैं, चाहे वो इकोनॉमी का हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या साइंस हो या यहाँ से इन्वायरमेंटल हो, यानी ये घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन आते हैं इसको बिल्कुल भी ध्यान रखना, इग्नोर ना करें। क्योंकि यूपीपीसीएस आज भी 30 से 35% जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर पेपर से उठा के लेके आता है, यानी कहीं ना कहीं से इंटरलिंक कर लेता है या उसी टॉपिक से आ जाते हैं। इसीलिए इसको इग्नोर ना करें। अगर इग्नोर करेंगे तो इससे आप अपना हाथ धो बैठेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे पीवाईक्यू जरूर पढ़ लीजिएगा। और पीवाईक्यू कहाँ से पढ़िएगा, 2017 से लेकर 2022 तक के ध्यान रखना। पीवाईक्यू बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यदि आप 150 प्रश्नों को 5 साल का करंट अफेयर निकाल भी देंगे तो यहाँ 120 क्वेश्चन के अराउंड बैठ जाएंगे 1 साल में, और 5 साल में कह सकते हैं कि यहाँ पे 600 प्रश्न बैठेंगे। तो 600 प्रश्नों का अभ्यास करने से आपके दिमाग में ये मान के चले कि 600 टॉपिक कम से कम यहाँ इंटरलिंक कर पाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक बार बार वो घूमता रहता है। तो ये रहा कुछ ऐसी चीजें जो आपको यहाँ पे रखना है। तीसरी पॉइंट यहाँ पे जो आपको कहीं ना कहीं रिसोर्स के बारे में आपको बता दूं, अगर आप रिसोर्स रखना भी चाहते हैं तो यहाँ पे रिसोर्स बहुत लिमिटेड रखिएगा। पहली बात है कि यहाँ पे लिमिटेड डे बचे हुए हैं। आप सोचिएगा स्पेक्ट्रम को पढ़ डालेंगे पूरी,
लक्ष्मीकांत को पूरी पढ़ डालेंगे, महेश कुमार वर्डवाल पूरी पढ़ डालेंगे, मायूसेन की पूरी पढ़ डालेंगे, शंकर आयुष के नोट्स पढ़ डालेंगे, इवन दृष्टि की सब कुछ पढ़ डालेंगे। ये ध्यान, ये अपने आपको में कंफ्यूज मत करिएगा। सबसे बड़ी चीज है कि आप यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स रखिएगा। अब लिमिटेड रिसोर्स क्या हो सकते हैं कि जो आपने भी पढ़ाई करी है उसके नोट्स भी हो सकते हैं, जो आपने कोचिंग से पढ़ा उसके नोट्स भी हो सकते हैं, या कंपाइलेशन जो आपको मिला है, जो आपने किया है वो भी हो सकते हैं। तो यानी यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स रखने के साथ साथ आप फोकस करिएगा कोर एरियाज पर, फोकस करिएगा किस पे, कोर एरियाज पर। अब कोर एरिया क्या है, आपको ये जानना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से, ध्यान रखना, इस सेगमेंट है जहां से प्रश्न प्रत्येक वर्ष आते हैं। अगर आप यहाँ पे पॉलिटी में जाएंगे तो वहां पे 10 टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न प्रत्येक वर्ष देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो अब यहाँ पे तैयारी लिमिटेड रिसोर्स के साथ साथ फोकस होनी चाहिए, और उसके साथ यहाँ पर नंबर ऑफ सीट बहुत कम होने की वजह से हर आदमी यहाँ पे क्या तैयारी का ढांचा बेहतर लेके बैठा हुआ है। तो अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत बेस्ट बनाने का प्रयास करें, जिससे कि ध्यान रखना यहाँ पे आप इसको क्रैक कर जाएं। रही बात अब हमारे पास क्या रिसोर्स होने चाहिए, इसके बारे में आपके सामने एक थोड़ी सी फिल्म बना रहा हूं और यहाँ पे मजा आ जाएगा। पहले अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के 3 पैरामीटर्स हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो सोचिएगा, एंशिएंट और मिडाइवल को सिर्फ आप यहाँ पे इन तीनों का सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है कि इसका बेसिक अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ने का प्रयास भी ना करें। यदि आप करेंगे तो एंशिएंट में ही, बौद्ध धर्म में, वैदिक धर्म में, गुप्तोत्तर में, हड़प्पा में ही, ध्यान रखना, अपनी हड़प्पा खो बैठोगे। इसलिए यहाँ पे प्रयास न करें, इसको सबसे ज्यादा फोकस करिएगा। और इसको फोकस आपने अगर यहाँ पे स्पेक्ट्रम को पढ़ा है या बाकी और भी अन्य कोई मैगजीन्स वगैरह के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से, किताब के माध्यम से पढ़ा है, तो उसको रिवीजन पे कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिए, जिससे कि आप मिड अप्रैल तक कंसेप्ट के साथ चीज़ों को इवेलुएट कर सकें। और उसके साथ यहाँ पे घटना चक्र को लगा लीजिएगा। तो जब यहाँ इसके साथ घटना चक्र को लगा लेंगे आप, तो सिर्फ 2 ही रिसोर्स के माध्यम से अभी यहाँ इसको आगे जा सकते हैं। ऐसा करने से यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 20 से 22, यहाँ पे 20-22 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री से ऐसा है जहाँ पे 10 से 12 प्रश्न जो करने की भूमिका में आप आ जाओगे। और इससे ज़्यादा कोई भी हिस्ट्री कितना ही पढ़ लीजिएगा, इससे ऊपर कर भी नहीं पाएगा। तो हिस्ट्री के लिए सिर्फ आप, अगर आपने फोकस किया, नोट्स बनाए, उसको पढ़िएगा, नहीं बनाए तो आपने किस किताब से पढ़ा, हाईलाइट किया, उससे पढ़िएगा, या स्पेक्ट्रम के कुछ मेजर सेगमेंट जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं उसको मार्क करके उसको पढ़ने का प्रयास करें, जिसको मार्क करने का तरीका मैं अगली वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद घटना चक्र को फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे साइंस की, तो साइंस भी ध्यान रखना अपने आप में बहुत ज़्यादा एग्जाम में लेके आता है। 20 से 25 क्वेश्चन जो यहाँ से होते हैं। इसके लिए आप कोई भी किताब पढ़ने का प्रयास बुक ना करें। आपने अगर कोई नोट्स बनाया है, आपने पढ़ा है, तो आप उसको रिवीजन के तौर पर रख सकते हैं, और सिर्फ इसकी घटना चक्र को फॉलो करिएगा। इसके अलावा कुछ मत फॉलो करिएगा। ये लिमिटेड रिसोर्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए लास्ट मोमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने नोट्स बनाए हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो 11th क्लास की एनसीईआरटी को ही एक बार पढ़ना है, और इसके साथ सिर्फ आपको घटना चक्र को लगाना है। और इसके अलावा बाकी कुछ भी मटेरियल आप परचेस ना करें मार्केट से, ना ही लें, ना ही पढ़ें, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट की ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो टू द पॉइंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम लोग जाएंगे पॉलिटी में, तो अगर पॉलिटी में अगर हम लोग जाएंगे तो पॉलिटी में यदि आपने यहाँ पे लक्ष्मीकांत को पढ़ा है तो कुछ हाईलाइट किया होगा, कुछ नोट्स बनाए होंगे, या 11th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ा, वहाँ से कुछ किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत को ले भी रहे हो तो कम से कम 10 से 12 टॉपिक को ध्यान रखना ओनली मार्क करिएगा, और मार्क करके देखिएगा कि मुझे बस इसमें से फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, या ड्यूटीज पढ़ना है, या पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ना है, जुडिशरी पढ़ना है, बाकी कुछ आयोग पढ़ने हैं, कुछ आयोग में कौन कौन से आयोग पढ़ने हैं, चुनाव आयोग पढ़ना है, वित्त आयोग पढ़ना है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे डिफाइन कर लीजिएगा कि मुझसे 10 से 12 टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि याचिका वगैरह नहीं पढ़नी है। बाकी यहाँ पे बाकी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो उनको अवॉइड करना है, यहाँ पे छोड़ना है। तो अगर तुम सब कुछ पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत पढ़ने में ही रह जाओगे, और इसके साथ सिर्फ घटना चक्र को लगा लीजिएगा। तो यानी ऐसा करने से आप पॉलिटी की पूरी स्ट्रेटेजी के आधार पर अपनी तैयारी कर पाओगे। उसके बाद अगर इसके आगे हम लोग चलेंगे तो पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल का। इन्वायरमेंटल सबसे अच्छा मेजर पॉइंट है जहां 10 से 12 प्रश्न देखने को यहाँ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे राम गोपालन की या यहाँ पे बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट की किताब आती हैं, शंकर आयुष की किताब आती है, सोचिएगा थोड़ा दूर हो जाइएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे किससे होते हैं, करंट अफेयर से होते हैं। तो करंट अफेयर के साथ अगर अब यहाँ पे सिर्फ PT 365 को पढ़ लेंगे तो PT 365 में होता क्या है, 70% के आसपास जो होता है स्टेटिक पार्ट होता है, और बाकी जो पार्ट होता है 30% वो क्या होता है बोलेंगे सर, डायनेमिक पार्ट होता है। तो डायनेमिक
डायनेमिक भी रेडी हो जाएगा, स्टैटिक भी रेडी हो जाएगा। यानी यहाँ पे ओनली PT 365 का इन्वायरमेंटल पढ़ लीजिएगा और उसके साथ यहाँ पे घटना चक्र को लगा लीजिएगा। इन्वायरमेंटल की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो जाएगी, इतना कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। रही बात, अगर बात करें हम लोग इकोनॉमी के सापेक्ष में, तो इकोनॉमी के लिए अगर बोलेंगे तो स्टैटिक पार्ट रमेश कुमार, लाल बहुत सारी किताब मार्केट में, वर्मा की है, संजीव वर्मा की, ये वो फलाना ढिमाका, बहुत सारी किताब है। लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपका स्टैटिक पार्ट थोड़ा रेडी नहीं है तो क्या कर लीजिएगा, मुनराल सर के, ध्यान रखना, स्टार्टिंग के 5 लेक्चर देख लीजिएगा और यहाँ पे वो भी ओल्ड वाले लेक्चर देखना, वहाँ से कुछ स्टैटिक पार्ट आपका रेडी हो जाएगा। इकोनॉमिकल सिस्टम क्या होता है, ये कैसे होता है। इसके बाद बाकी जो चीज़ें होती हैं यहाँ बजट से आती हैं, इकोनॉमिक सर्वे से आता है, योजनाओं से आता है, या प्लानिंग से आता है, यानी जो जितने मूवमेंट हो रहे हैं, चेंजिंग हो रहा है, उससे प्रश्न आता है, एग्रीमेंट से प्रश्न आता है। तो इसके लिए आप कुछ मत करिएगा, यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर के साथ लिंक कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। देखा जाए तो 10 से 15 प्रश्नों के बीच में यहाँ की भूमिका होती है, तो यानी 4 से 5 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे, बाकी जो प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। इसके साथ यहाँ घटना चक्र को भी लगा लीजिएगा, जिससे आपको कुछ बेसिक थीम है, बेसिक बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, या संगठन ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इनकी स्थापना कैसे की, उस बातों से हम यहाँ कर पाएंगे। आगे चले अगर हम लोग यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल की लगातार प्रीलिम्स के साथ साथ यहाँ आप देख भी पा रहे हो जीएस के नंबर 5 में और GS 6 में, ध्यान रखना यूपी स्पेशल का वेटेज लगातार बढ़ गया है। जो आप आज तैयार करोगे वो मेंस में भी कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। सितंबर में जब मेंस होगा तो आप आज की जो तैयारी है वो ये मान के चले कि मुझे यूपी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यूपी का वेटेज बढ़ने की वजह से जहाँ पे 2 से 3 प्रश्न आते थे, अब इन प्रश्नों की संख्या 5 से 6 होने की संभावना, इसलिए इसको इग्नोर नहीं मारना है। इसके लिए कोई भी पतली सी किताब आप लेके, ध्यान रखना, घटना चक्र की भी आती है या परीक्षा की भी आती है, किसी भी मैगजीन, किसी भी संस्थान की, किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी कंपाइलेशन अगर मिल रहा है तो आप यहां से रेडी कर लें, जिससे कि आप 2 से 3 दिन में इसको रेडी कर सकते हैं। तीसरी बात आती है यहां पे सेंसस की। सेंसस से भी 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं, तो इसके लिए आप देखते होंगे कि जनगणना 2011 की क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, स्टैटिक पार्ट क्या है, इसको आप नॉर्मल तरीके से आप रेडी कर लेंगे तो आराम से यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न आराम से बन जाएंगे। अब जो मेजर सेगमेंट है जिसके लिए आप बहुत बड़ी तैयारी करने का प्रयास कर लेते हैं, उसको हम लोग करंट अफेयर कहते हैं। देखिए करंट अफेयर का सबसे अच्छा वेटेज रहेगा, इस बार भी एवरी ईयर रहता है। तो करंट अफेयर ये डर का विषय बना हुआ, कैसे रेडी करें। करंट अफेयर रेडी करने के 3 तरीके होते हैं। यदि आप न्यूज़पेपर से रेडी कर रहे हो, जिसको हम लोग पर डे बेसिस पे कहते हैं, तो अगर न्यूज़पेपर को पर डे बेसिस पे तुम पढ़ रहे होगे तो डरने का कोई विषय बनता ही नहीं है। और यदि पर डे बेसिस पे नहीं पढ़ रहे होगे तो आप मंथली बेसिस पे पढ़ रहे होगे, तो मंथली बेसिस पे पढ़ रहे होगे तब भी डरने का कोई विषय नहीं बन पाता। या इसको आप हाफ ईयरली कर रहे होगे या हाफ ईयरली के साथ आप ईयरली कर ले होगे, तो यहाँ पे दिक्कत ये बन जाती है कि क्या एक ईयरली को अब कंपाइलेशन जो यहाँ पर डे हो रहा है उसको भी यही किया गया, इसको भी यही किया गया। तो यदि हम न्यूज़ को पहले से लगातार ध्यान रख रहे थे तो अब हमें डरने का विषय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि एग्जाम हमारा 14 मई को एग्जाम है, तो यहाँ पे एग्जाम 14 मई को है, तो नवंबर और दिसंबर और ये जनवरी और ये फरवरी और यहाँ पे ये मार्च और ये उसके बाद मिड अप्रैल, यहां तक का जो करंट अफेयर है वो सबसे मेजर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस करंट अफेयर को आप मंथली बेसिस पर, ध्यान रखना, जल्दी से रेडी कर लीजिएगा। बाकी इससे पहले का जो यहां कह सकते हैं कि 10 मंथ का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप यहां पे मंथली बेसिस के साथ साथ यहां पे इसको रेडी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी, फरवरी, ये यहां से लगभग कहा जा सकता है कि लगभग 70 से 80% जो प्रश्न है, ध्यान रखना, यहीं से आ जाएंगे। और ये कहा जाता है करंट अफेयर में अगर 30 प्रश्न आए हैं तो कोई विद्यार्थी 70% से 80% से ऊपर प्रश्न सही नहीं कर पाता है, यानी वो 21-22 प्रश्न ही सही कर पाएगा। और यही प्रश्न वो यहां से आ जाएंगे, तो सोचिएगा आप इसको रेडी करके 5-6 महीने का आप इतने % नंबर ला सकते हैं। इसके लिए आप देख पाते होंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो मंथली मैगजीन है उसके लिए दृष्टि की भी आती है, वो लास्ट में 20-25 दिन पहले आती है, तो वो इसलिए आती है कि आप रिवीजन कर सको। इसके लिए आप यहाँ पे घटना चक्र की या दृष्टि मैगजीन के साथ या फिर यहाँ पे प्रत्यक्ष दर्पण के साथ छोटी वाली जो आती है, या फिर विजन के साथ भी जा सकते हैं, जिसकी लैंग्वेज तुम्हें बेहतर लगती हो, जिसे पढ़ने में तुम्हें आनंद आता हो, जिसकी भाषा शैली अच्छी लगती हो, आप उसके साथ जाके नवंबर दिसंबर के साथ यहाँ कंपाइलेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई बड़े टीचर की या बड़े इंस्टीट्यूट की जुड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं इसका कंपाइलेशन टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है नीचे, आप वहाँ पे मैं दे दूंगा। आइए अगला पॉइंट बन जाता है कि हम टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं। ये बहुत जरूरी सेगमेंट आता है। लोग ये टेस्ट सीरीज इसलिए लगाते हैं कि नाम करने के लिए कि भैया हमने फला इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाई थी, वहां से कुछ नहीं फंसा है। भाई फंसेगा भी नहीं, तुमको पता है। अगर सारा वहीं से फंस जाएगा, वहां से आ जाएगा, तो फिर तो वहां पे वो सब चीजें लोग वही पढ़ लेंगे, वही प्रश्न जाकर टिक कर देंगे। टेस्ट सीरीज लगाने का पर्पस क्या होता है, देखो पहले समझो। टेस्ट सीरीज लगाने का पर्पस ये होता है कि हम यहाँ पे ये जान सकें कि कहाँ कहाँ पर रिस्क ले सकते हैं।
इलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्रश्न करने की भूमिका कैसे होती है, स्ट्रेटेजी कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है। तो यहाँ टेस्ट लगाने का मतलब है कि आपने आपको जानना, जज करना। और जज तुम जब कर पाओगे जब आपको चेक करोगे, नॉलेज करोगे। तो यहाँ पे कि इलिमिनेट कैसे करते हैं ये सीख जाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो वीक एरिया है आप इसको सीख जाओगे, जो स्ट्रॉन्ग एरिया आप इसको सीख जाओगे। यहाँ पे टेस्ट देने का मतलब होता है कि अपने आप को टाइम मैनेजमेंट करना, कि इतने समय में इतने प्रश्न कैसे कर पाते हैं, वहाँ का प्रेशर कैसे ले पाते हैं, इसको मैनेज करना। और ऊपर से रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है, रिस्क टेकिंग जो है आप यहाँ लगातार बढ़ा पाएंगे। तो जब तक आप टेस्ट सीरीज को ये मान के नहीं चलोगे कि टेस्ट सीरीज सिर्फ क्वेश्चन लेके आ रहा है 150 प्रश्न का मतलब ये नहीं कि ये आ रहे हैं, आप ये टेस्ट सीरीज इसलिए लगा रहे हो कि आप ये जान पाओ कि अभी हमारा किस सेगमेंट रेडी नहीं है, किस सेगमेंट पर हमें दिक्कत है और किस सेगमेंट के सापेक्ष में अभी हमें काम करना है। तो टेस्ट सीरीज देखा जाए, कम से कम अगर देखा जाए तो ये मान के चलें 150 प्रश्नों में से लगभग 30 टेस्ट सीरीज तो लगा लेना चाहिए, जिससे कि 4500 प्रश्नों का आप अभ्यास कर सको। उससे ये चलेगा पता कि आपको यहाँ पे एलिमिनेट करने की तरीका आ जाएगा, जो आपका वीक एरिया है वो निकल के आ जाएगा। कि सपोज करो 150 प्रश्न आपने किए और 150 प्रश्न करने के बाद वहाँ पे 80 प्रश्न तुम सही कर पाते हो, 70 प्रश्न तुम नहीं कर पाते हो। यानी ये मान के चलें कि अभी आपके 70 प्रश्न सही इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आपका अभी बेहतर टॉपिक या बेहतर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए वो आपको डायरेक्शन देता है कि भाई मुझे अभी रिवीजन कैसे करना है, किस पॉइंट पे करना है। हमें राइट से प्रश्न गलत हो रहे हैं, लेकिन राइट पे जो हमारा आर्टिकल 21 से गलत हो रहा है, आर्टिकल 22 से गलत हो रहा है। तो ये डायरेक्शन दे रहा है कि मुझे टेस्ट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करने के बाद अपने आप को इंप्रूवमेंट करना है। और स्ट्रॉन्ग ये भी चलता है कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग है तो उसको रिवीजन करने की आवश्यकता है, बाकी उस पर ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम गलती ही करते हैं कि भैया जो हमें मजा आता है जिस विषय पर उसको बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि तो पता ही है, आपको पता है राष्ट्रपति बनने के उम्र 35 साल है, बार बार पढ़ते हैं। भारत का नागरिक हो, बार बार पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट है, हमें आनंद आता है कि ये तो हमें पता है, अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले जाते हैं। इसलिए ये सब करने से बचिएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट की ध्यान रखना, मिला के कई प्रकार की एनसीईआरटी यहाँ पे मिला के एक तो इंडिविजुअल लगा लीजिएगा। इंडिविजुअल का मतलब है कि आप पहले हिस्ट्री के लगाओ, पॉलिटी लगाओ, ज्योग्राफी लगाओ, इकोनॉमी लगाओ, और इंडिविजुअल लगाने के बाद फिर यहाँ कंबाइंड लगाइए। कंबाइंड में क्या कर दिएगा, 2-3 सब्जेक्ट की मिला के लगा लीजिएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी की एक साथ मिल गया, जिसे जो टेस्ट मिला उसको लगा लो। तो एक सब्जेक्ट के बाद 2-2 सब्जेक्ट में लगाइएगा, और फिर ऑल लगा लीजिएगा, जिससे हम लोग कह सकते हैं जैसे एग्जाम में प्रश्न पेपर पत्र आता है उसको लगा लीजिए। तो टेस्ट पेपर को भी 3 पैरामीटर्स में लगिए। कुछ वो लोग गलती यही करते हैं, पहले ये ले आते हैं, उनके नंबर 20-30 ही आ पाते हैं। इसीलिए इससे बचने का प्रयास करें। आपने पॉलिटी रिवीजन कर लिया है तो पहले इंडिविजुअल ले आओ, 2 से 3 टेस्ट लगा लो, ज्योग्राफी ले आओ, 2 से 3 टेस्ट लगा लो, हिस्ट्री ले आओ, 2 से 3 टेस्ट लगा लो। फिर यहाँ पे कंबाइंड में जाओ। कंबाइंड का मतलब जहाँ 2 टेस्ट मिल पा रहे हो। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत मेजर सेगमेंट है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की, जिसके पास एक अपना स्किल्ड हो टेस्ट सीरीज बनाने का, उसके पास एक अपनी टीम हो बनाने की बढ़िया तरीके से, उसकी एक्सपर्टीज हो संस्थान की। किसी की भी लगा सकते हो, इसका कोई इंटरफेयर नहीं कह सकता हूं कि वो उसकी लगाओ या उसकी मत लगाओ। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट की बिल्कुल टेस्ट सीरीज मत लगाइएगा जो दुर्लभ एवं रेयर ज्ञान पूछते हैं। चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, रेयर ज्ञान नहीं पूछता है। रेयर ज्ञान का मतलब वो है कि कहीं नहीं है ज्ञान, उन्हीं के टेस्ट में मिल रहा है। अगर आप कोई प्रश्न पत्र ऐसा बना रहा है कि कोई ऐसा उसने प्रश्न पूछ दिया कि किसी ने आज तक पूछा ही नहीं, ध्यान रखना, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है वो। तो उसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाओगे, एक नई किताब खरीद के लाओगे, भैया ये प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है, यानी यह कहीं ना कहीं किताब में लिखा है, और वो जिस किताब में मिलेगा उसके 1000 पेज हैं, एक प्रश्न के लिए तुमने 1000 पेज पढ़ोगे। तो यानी ऐसी टेस्ट से बचने का प्रयास भी करना चाहिए। जिसकी एक्सपर्टीज हो टेस्ट बनाने के लिए, उससे बनिएगा। आज के इस भौतिकतावाद के युग में हर आदमी टेस्ट के पीछे भाग रहा है, वहां से कट करता है, वो पेश कर देता है, आपको बेच देता है। लेकिन आपका उसके बेचने से उसे लाभ तो हो गया, लेकिन तुम्हारा क्या लाभ हुआ? तुम डिमोटिवेट हो गए, यार ये तो प्रश्न बन ही नहीं रहा है। तो टेस्ट कभी कभी आदमी को डिमोटिवेट भी कर देती है। इसीलिए जिस संस्थान की एक्सपर्टीज हो बनाने की, उस संस्थान की लगभग यहाँ पे कह सकते हैं एक प्रकार से कहा जाए 30 से 35 टेस्ट तो लगा ही लीजिएगा, और पर डे इसको डेली बेसिस पे लगाइएगा। डेली बेसिस का मतलब है कि अब हमें पर डे भी टेस्ट लगाना है। पर डे मतलब अगर आप एक दिन में 50 प्रश्न करेंगे तो 60 दिन में 3000 प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे। फिर वीकेंड पे भी जाइए, वीकेंड पे भी मतलब एक वीक में 2 से 3 फुल्ली टेस्ट लगा लें। फिर उसके बाद यहाँ 5 दिन का टारगेट रखिएगा। तो यानी कुछ 3 से 4 प्रकार के अपने प्लान में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और तीसरा बिंदु आ जाता है कि अब आप अपने प्लान को टाइम में कैसे कन्वर्ट करें, कितना टाइम हम लोग पढ़ाई करें। ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता। देखिएगा, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 14 मई को यहाँ पे तैयारी एग्जाम है। आप ये मान के चलें आपके पास 60 दिन है एग्जाम्पल बेस पे, 60 डे बचे हैं रिमेनिंग। आप सोचिएगा, अब बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर तैयारी कैसे करें, क्या करें। ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। अगर आप एक दिन में ये मान के चलें कि एक दिन में आप यहाँ पे 6 घंटे पढ़ते हैं, और एक दिन में अगर 6 घंटे पढ़ते हैं, इसको 70 दिन कर लेते हैं, तो एक दिन में अगर 6 घंटे पढ़ते हैं तो 70 दिन में कितना पढ़ेंगे? तो आप बोलेंगे सर 420 घंटे पढ़ पाएंगे। वाह!
अगर आप यहाँ 7 घंटे पढ़ते हैं 70 दिन में तो कितना पढ़ पाएंगे? बोलेंगे सर 490 घंटे पढ़ पाएंगे। एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं तो 70 दिन में यहाँ पे आप कह सकते हैं 560 घंटे पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे अगर 9 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में तो यहाँ पे 630 घंटे पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे 10 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में तो आप ये कह सकते हैं कि 700 घंटे पढ़ पाएंगे। अब सोचिएगा, अगर हम यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की बात करें तो ये पढ़ाई का एक ढांचा है। अगर आपने एक दिन में 7 घंटे 6 घंटे पढ़ा है और 420 घंटे की तैयारी करी है तो पहले आप अपने आप को जज कर लो कि मुझे इस तैयारी में हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या मेरा अभी जो कमजोर एरिया है वो ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति 7 घंटे करे, कोई 8 घंटे करेगा, मान लो जो 6 घंटे कर रहा है वो 8 घंटे करेगा, तो यहाँ पे कितना अंतर आया? 560 को। तो अगर हम यहाँ पे 420 में 560 में अगर देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 140 घंटे का अंतर आ गया। देखो, यानी 2 घंटे पर डे एक्स्ट्रा पढ़ने से एक में यहाँ पे इतने टाइमिंग में यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 140 दिन का घंटे का वर आ गया। और अगर एक दिन में तुम यहाँ पे 10 घंटे पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, ये 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो यानी ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो गैप है लगभग यहाँ पे 10 घंटे भी पढ़ते हो एक दिन में, तो यहाँ पे 14 डे तुमसे वो ये बंदा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है। तो कोशिश ये करिएगा कि लगभग 8 से 9 घंटे पर डे पढ़ाई करने का प्रयास करें, जिससे कि आप अपनी तैयारी में कम से कम जो अभी समस्याएं हैं, जो वीक एरियाज हैं, उनको रेडी भी कर पाएं। और रेडी करने के साथ उसमें कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन भी कर पाएं, फिर टेस्ट भी दे पाएं, फिर वीक एरियाज पे काम भी कर पाएं, तब जाके आपकी ध्यान रखना यहाँ पे तैयारी पूरी हो पाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी चर्चा? पूरी इसकी स्ट्रेटेजी में लगातार आपके सामने लेके आता रहूंगा कि करंट अफेयर अब कैसे पढ़ें। अब इंडिविजुअल में आपके सामने स्टडी लेके आऊंगा, लेकिन जो आपका डर था, जो कहानी थी जिसके बारे में बोल रहा था कि हम डिस्कशन करेंगे आज इस पॉइंट पर कि रिसोर्स क्या रखें, थोड़ा सा बात कर लिया। करंट अफेयर को कैसे पढ़ें, टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, आवर कितना पढ़ें, इन कुछ मेजर सेगमेंट पर आपको ध्यान रखना, काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी बन पाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, नए सेगमेंट के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।